नमस्कार, आपका बात नमस्कार। 25 में स्वागत है और बात 25 में हम पिछले दिनों और आगे आने वाले समय में जो भारत के शेयर मार्केट में जो एक पॉजिटिव रुख है, जो हरियाली छाई हुई है, जो शेयर लगातार ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब कॉस्टली हो चुके हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से अगर पब्लिक सेक्टर, बैंक, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियाँ, उनमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो उन्होंने अपनी वर्थ अब रियलाइज़ करनी शुरू हुई है, क्योंकि जो उनकी कैपेबिलिटी थी वो अब रियलाइज़ होनी आरंभ हुई है। और उसका मेक इन इंडिया और इस तरह के जो भी इनिशिएटिव हैं उनका मुख्य कारण है। तो इस विषय में बातचीत करने के लिए हमने फिर से आमंत्रित किया है हमारे जाने-माने अ, वित्त विशेषज्ञ और शेयर मार्केट के विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज। शशांक जी नमस्कार और आपका स्वागत है बात 25 में। तो इस विषय में जो भी परिस्थितियाँ आज की भारत के स्टॉक मार्केट की बनी हैं, जो पिछले दिनों कई सेशन से लगातार हरियाली छाई हुई है, वो आगे कब तक रहने वाली है और उसके मुख्य कारण क्या हैं? और क्या 20,000 से ऊपर कहाँ तक जा सकता है? और मुख्य क्षेत्र आपकी दृष्टि में कौन से रहेंगे ताकि जो नए निवेशक हैं, जो कि बहुत अधिक रिसर्च नहीं कर पाते तो उनको कोई इसमें समझ मिले कुछ, तो आपका क्या दृष्टिकोण है? शशांक भाई। इस बार की तेजी ना एक महत्वपूर्ण तेजी है भारतीय शेयर बाजार के लिए, क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाल थे और अच्छी संख्या में उन्होंने शेयर बेचे थे। इस सब हुँ, को पछाड़ते हुए भारतीय शेयर बाजार ऊपर आए, तो ये दर्शा रहा है कि अब भारतीय शेयर बाजार के प्रति बहुत विश्वासी हो गए हैं और हुँ, वो हर गिरावट में खरीदने को तैयार है। तो ये जी, एक भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, आमूलचूल परिवर्तन है और हुँ, इससे हम भारतीय शेयर बाजार में एक स्थायित्व आने की बड़ी संभावना देख रहे हैं। स्थायित्व से मेरा आशय है कि अब यहाँ घबराहटपूर्ण बिकवाली भारतीय निवेशकों के द्वारा नहीं होगी। तो इसने शेयर बाजार को एक अच्छा आधार दिया है। नहीं तो जब तकनीकी रूप से 19,300 के नीचे मार्केट हो गए थे, एक धारणा बन गई थी कि इसके नीचे बाजार और गिरेंगे, पर वहाँ से बाजार गिरे नहीं। उन्होंने एक पुनर्वापसी दिखाई और हुँ, इतनी दृढ़ता के साथ दिखाई कि अब हम अपने सर्वकालिक हाई से निफ्टी मात्र मेरे को लगता है 80 पॉइंट के आसपास कम होगा, 80-100 पॉइंट। तो हुँ, ये भारतीय शेयर बाजार में एक दीर्घकालीन आधारभूत बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है हुँ, और इससे हमारे शेयर बाजार एक अच्छे स्थायित्व की तरफ बढ़ चले हैं। दूसरी बात ये रही कि विदेशी निवेशकों ने तो शेयर बेचे, लेकिन घरेलू भारतीय निवेशकों ने बड़ी आक्रामक खरीदारी की थी। मैं इस सप्ताह से जो अभी समाप्त हो रहा है, इससे पहले सप्ताह में बात कर रहा हूँ। उन्होंने हुँ, विदेशी निवेशकों की सेल की तुलना में 2 गुना से अधिक शेयर खरीदे और किसी-किसी दिन तो विदेशी निवेशक ने अगर 200 करोड़ के शेयर बेचे तो उन्होंने 1000 करोड़ के खरीद लिए। तो ये भी दर्शाता है कि हमारे जो घरेलू संस्थागत निवेशक है उनके पास भी धन है और वो गिरावट में खरीदने को तैयार है। तो हुँ, विदेशी निवेशकों का एकाधिकार तो अब लगता है पूरी तरह टूट गया है हुँ, और इसका हमें स्वागत करना चाहिए और शेयर बाजार भी इसका स्वागत करके ही बढ़ रहा है। तकनीकी रूप से देखें हम तो 20,000 निफ्टी के ऊपर, यानी मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, जी, आपको लगेगा कि कोई इसमें कोई शुभ आंकड़ा जैसी बात है। अगर 20,021 के ऊपर हुँ, निफ्टी बंद हो गया, तो हुँ, आप 300-400 अंकों की तेजी भी देख सकते हैं निफ्टी में। जी, अ, पिछली तेजी का जो विश्लेषण हम करें तो ये अभी 19,300 के थोड़ा नीचे आके मार्केट निफ्टी वहां से अभी 19,850, 70, 80 के पास है। तो जी, इसमें रिलायंस जैसे शेयर, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर, स्टेट बैंक जैसे प्रमुख शेयर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो ये बता रहा है कि बाजार का आधार बढ़ रहा है, बाजार में अन्य शेयर भी प्रतिभागी बन रहे हैं और वो मार्केट को शक्ति प्रदान कर रहे हैं।
तो ये भी एक अच्छा संदेश है कि मात्र मुट्ठी भर शेयरों में तेजी नहीं आ रही। और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप हम देखें तो वो अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं। और कई बार हमने बात भी की थी कि मार्केट में अब एक वैल्यूएशन थ्योरी यानी मूल्यांकन सिद्धांत प्रारंभ होगा, ऐसा हमने कहा था। तो अब हम्म। विभिन्न कंपनियों के जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है, उनमें ये देखा जा रहा है कि उन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण क्या है, और उसके आधार पे वो उनकी बिक्री कितनी है, लाभ कितना है, इसके आधार पे एक बड़ा अच्छा विस्तृत अध्ययन चल रहा है और रिसर्च चल रहा है। तो वो जो अभी छोटी मझोली कंपनियों में आपने एक तेजी देखी है, उसके पीछे यही कारण है। और अभी भी ऐसे शेयर जो मार्केट कैप टू टर्नओवर रेशियो पे आकर्षक हैं, उनमें यहाँ से बड़ी अच्छी तेजी देखी जा सकती है। और रही बात कि भारत में अच्छा क्या हो रहा है, तो अभी 7.8% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर की बात आई है, जो पहली तिमाही है अप्रैल 23 की। तो ये सब हम्म। बता रहे हैं कि बाजार में कोई तेजी है, उसके पीछे कोई बब्बल या वो उसको कहते हैं ना बुलबुला नहीं है। मार्केट ने शेयर बाजार के महत्व को स्वीकार किया है, कंपनियों के शेयर को स्वीकार किया, भारतीयों ने किया है। और भारतीय शेयर बाजार का स्वर्णिम का ये प्रारंभ हो रहा है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये जो अभी के परिवर्तन आया है कि शेयरों में लोगों का विश्वास पूर्णतया आने लगा है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा मदद। तो इसमें जो एक जैसे एक अलग अपन विशेष क्षेत्र की बात करें, डिफेंस है और स्पेस है, उसके प्रोग्राम हैं, और उसमें जिस तरह से इंडियनाइजेशन यानी कि भारत में ही माल बने, भारत में ही सेवा प्रदान हो, चाहे विदेशी कंपनियां आए वो आकर के भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं या कि भारत के कोलैबोरेशन में लगाएं, या भारतीय लोग बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आए, तो उसका इस अपग्रेड में आप मानते हैं कि ये उनका अब उनकी जो स्किल है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनका रियलाइजेशन अब होना शुरू हुआ है, क्योंकि पॉलिसीज उस तरह की बन रही हैं। मतलब लॉक स्टॉक और बैरल जिस तरह से पहले इंपोर्ट लगातार किया जा रहा था, उसके अंदर डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनको अब बता दिया गया है कि वो भारत में ही बनेंगे, तो इनका एक विशेष असर आपको दिखता है शेयर के मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में और उनकी वैल्यू में जो अपग्रेड हुआ है? हुआ ये कि मोदी सरकार सर्वश्रेष्ठ आर्थिक समझ की सरकार है। मैं ये बातें मात्र भावनात्मक होके नहीं कह रहा। अगर आप जी। आर्थिक निर्णयों को देखेंगे, इस हम्म। सरकार ने अद्भुत कार्य किया है और इसकी आर्थिक समझ अद्भुत है। जैसे आप पीएलआई स्कीम देखिए, जब से लॉन्च किया भारत में, आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ी है। जब तक निर्माण की गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी, आप एक अर्थव्यवस्था को ठोस आधार नहीं दे सकते। तो मोदी सरकार ने इसको माना, और माना नहीं, मात्र मानने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता। इसने पीएलआई स्कीम लॉन्च की, उसके माध्यम से बहुत से उद्योगों को बहुत लाभ हुआ। अभी हार्डवेयर में पीएलआई की बात है, केमिकल में पीएलआई की बात है। मोदी ने समझ लिया कि अगर हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र नहीं बनाएंगे, तो हम अर्थव्यवस्था को ठोस नहीं बना सकते। उस दिशा में सरकार तीव्र गति से काम कर रही है। इसके कारण ये हुआ कि कंपनियों के लिए अवसर बढ़े। अवसर बढ़े तो कंपनियों के पास व्यापार आया तो उनके शेयरों का मूल्य बढ़ा। ये सीधा सिद्धांत है। कुछ महामूर्ख व्यक्ति शेयर बाजार को मात्र आंकड़ा समझते हैं, या कोई शेयर का मूल्य बढ़ गया तो उनको लगता है अरे ये 100 रुपया बढ़ गया। अगर किसी कंपनी का 10% शेयर का मूल्य बढ़ता है, इसका अर्थ हुआ कि उस कंपनी की संपत्ति में 10% की वृद्धि हुई, तो उसका हम्म। आधार और ठोस हुआ। ये मात्र आंकड़ा नहीं है कि सेंसेक्स 500 गिर गया या 1000 बढ़ गया। ये धन की वृद्धि से सीधा इसका, संपत्ति के सृजन से इसका सीधा संबंध है। तो एक ये हुआ। हम्म। हाँ माधव जी कुछ। हाँ, तो एक इसी तरह से जैसे अभी स्पेस के प्रोग्राम हैं, मतलब चंद्रयान गया है और आदित्य जो
आगे जाएगा, जो सूर्य की कुछ जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, और एक गगनयान की भी जो लगातार एक योजना है, तो उसके कारण, और ये अब सामने बातें, जी बताइए। हाँ, नहीं, चंद्रयान भी भारतीय मेधा की सर्वोच्चता का या गुणवत्ता का एक बड़ा प्रतीक हुआ। हम जी। इससे मात्र ये नहीं ले ले कि एक यान भेज दिया और चला गया और कुछ मूर्ख जो चिल्ला रहे हैं कि इससे क्या लाभ होगा। देखिए, अभी की जो अर्थव्यवस्था है ना, ये ज्ञान की अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नॉलेज इकोनॉमी कहते हम्म। हैं। आज भारत सॉफ्टवेयर में एक शक्ति है, और सॉफ्टवेयर निर्यात ने ही भारत की रक्षा की थी जब भारत में एक बड़ा आर्थिक संकट आया था। जी। उस समय नरसिम्हा राव जी के समय की मैं बात कह रहा हूँ। जी। और आर्थिक संकट को टालने में जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हमारा हुआ था, निर्यात हुआ था, उसी से सहायता मिली थी। तो कहने का आशय है कि तकनीक और तकनीकी श्रेष्ठता आपको व्यापार के शिखर पे ले जाती है। उस दृष्टि से हमें चंद्रयान को देखना चाहिए। लोगों को विश्वास हुआ कि भारत में इतनी मेधा है, क्षमता है। अच्छा, काम तो कंपनियां ही करेंगी। हम्म। अगर कोई यान बन रहा या कोई प्रोजेक्ट चल रहा, तो उसमें विभिन्न कंपनियों का योगदान होता है। इसरो तो उसको एक अंतिम रूप देता है, लेकिन उसमें सैकड़ों कंपनियां जुड़ी रहती, तो इससे भारतीय कंपनियों की साख बढ़ी तो उनके पास व्यापार आया। तो हम्म। व्यापार आया तो फिर वही लाभ हुआ, तो उनके शेयर्स बढ़े। अभी हुआ क्या है कि अ, जो शेयर के मूल्यांकन का जो प्रकार था, उसमें बड़ा परिवर्तन देखा गया है। जैसे किसी कंपनी का अभी संपूर्ण मूल्यांकन करने की एक स्वस्थ परंपरा विकसित हुई है। जैसे अपना ये HAL है, तो सब हम्म। बोलते थे मोदी विरोधी रुदाली कि मोदी ने तो HAL को डुबा दिया, फलाना कर दिया। पर HAL का शेयर पिछले 3 सालों में मेरे को लगता है ये 600-700 रुपया से के आसपास का भाव था, और अभी 4,200 यानी 6-7 गुना हो गया। जी। अब ये 6-7 गुना अकारण नहीं हुआ है। जी। HAL का कोई ऐसा प्रमोटर भी नहीं है कि वो उसका कोई निजी इसमें हित हो या कोई रुचि हो। HAL ने अच्छे अच्छे काम किए, लोगों को लगा कि इस कंपनी के पास क्षमताएं हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं। उस आधार पे इसका मूल्यांकन बढ़ता गया, तो आज एक इतना बड़ा संपत्ति का निर्माण हो गया। और ये संपत्ति का निर्माण मात्र एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हुआ। जिनने भी HAL के शेयर रखे थे, उनके पैसे 6 से 7 गुना हो गए। तो ये शेयर बाजार में जब उछाल आता है या समृद्ध होता है, तो इससे धन का विस्तार और सृजन होता। अब अधकचरे कुछ भी बोलने लगते हैं कि शेयर का मूल्य बढ़ गया तो क्या हुआ, फलाने को खाने नहीं मिला, ठिकाने खाने। अमेरिका में भी भूखे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। विश्व का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां ये कैसे कि यहाँ कोई व्यक्ति निर्धन नहीं है, या हर व्यक्ति के पास आवास है, या हर व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक सुविधाएं ले रहा है। अगर आप योग्य नहीं रहेंगे, अच्छा कार्य नहीं करेंगे, तो आपको उस दिशा में जाना है। मैं ये सब बातें इसलिए बोला कि शेयर बाजार विरोधी लोग ये सब बातें कहते हैं। तो जो आप कह रहे हो कि रक्षा क्षेत्र में हमारी एक साख बन गई है, और उस साख के आधार पे हमारी कंपनियों को काम मिल रहा है। और आप HAL की बात करता हूँ, अभी भी जब HAL का मूल्यांकन किया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि बेंगलोर में इसके पास शायद 6,000 एकड़ जमीन है, या 600, जो भी है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसका जो अभी बाजार पूंजीकरण है, उससे ज्यादा के इसके पास भूमि है। तो अब इस तरह से लोग मूल्यांकन कर रहे हैं कि इससे आज अमेरिका की बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियां हमारे साथ मिल रही हैं। मोर्गन स्टैनली जैसी प्रमुख संस्था कह रही है कि मोदी ने पिछले 10 साल में सारा आर्थिक परिदृश्य बदल दिया है। अब कोई व्यक्तिगत कचरा कुछ भी आके बोल दे, उसका क्या महत्व है? तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप कुछ बोल रहे हो, उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए ना। जी। तो जी। पूरे परिदृश्य को मोदी ने बदला है, और लगातार इस दिशा में काम करी। अभी केमिकल के लिए PLI की बात है, और जिस तरह चीन से जो आधारभूत उद्योग है वो भारत की ओर आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिन में भी सब अच्छा रहेगा। और अगर हम तीसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन गए, तो शेयर बाजार यहाँ से भी बड़ी ऊंचाइयां लेगा। हाँ, अगर आप पूरा वैल्यूएशन पे आए अभी, अगर मैं कहूँ कि अभी के मूल्यांकन के हिसाब से मार्केट कैसा है, तो अभी के मूल्यांकन में निफ्टी की कंपनियों में जो ग्रोथ आया है, उसके अनुसार
19,400 एक फेयर वैल्यूएशन था पिछले निफ्टी की कंपनियों के ईपीएस पे। तो अगर आप 5% भी अधिक मान के चले, मैं बहुत रक्षात्मक बता रहा हूँ 5%। जी। तो अगर 19,400 का 5%, तो आप मान के चलो 20,400 500 निफ्टी होने की संभावना है। हाँ, चूंकि शेयर बाजार लघु अवधि में ग्लोबल वैश्विक कारणों से या घरेलू राजनीतिक कारणों से भी प्रभावित होता है, तो अगर कोई बहुत नकारात्मक बात नहीं आती है तो हम 20,400 500 निफ्टी देख सकते जी, तो मुख्य क्षेत्र आप मानते हैं कि जैसे हमने मुख्य तौर पे तो डिफेंस और जो स्पेस रिसर्च से क्षेत्र है उन पे एक बात की, और दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रियलिटी का क्षेत्र है जो कि कंस्ट्रक्शन में, जो इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में तो दूसरी कंपनियां हैं, टाटा सन्स है और टाटा प्रोजेक्ट्स है और एल&टी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जो घरेलू जो ये जो रियल एस्टेट की कंपनियां जो कि बिल्डिंग बना रही हैं, फ्लैट बना के दे रही हैं, टाउनशिप डेवलप कर रही हैं, तो क्योंकि ये जो भी कुछ पूंजी का सृजन हो रहा है, लोगों की कमाई बढ़ रही है, तो उस हाउसिंग सेक्टर में भी जाने का है, तो उनका जैसे डीएलएफ जैसे हैं, गोदरेज है, इन पे आप का क्या एक आकलन है? नहीं, जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, लोगों के धन का प्रवाह बढ़ता है, तो आवास की मांग बढ़ती है, और किसी भी चीज का मूल्य या वित्तीय प्रदर्शन निर्भर करता है किसी कंपनी का कि उस पर विशेष वस्तु की मांग कैसी है। तो आवास में गतिविधियां अच्छी हैं, जो आंकड़े आए अच्छे हैं, मूल्य वृद्धि हुई है, और डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी प्रमुख कंपनियां हैं। तो यहाँ हुँ, से इन कंपनियों में और भी वृद्धि देखी जा सकती, लेकिन चूंकि बाजार में अभी एक बहुत तेज गति से चल रहा है, तो खरीद सकते हैं, लेकिन गिरावट पे भी खरीदे। अच्छे शेयर को ना, अगर आप वर्तमान मूल्य पे खरीदते हैं और किसी कारण से गिरावट आती है, तो अवश्य खरीदना चाहिए, तभी आपका लाभ बहुत अच्छा होता है। हम भारतीय निवेशक सामान्यतः ऊंचे भावों में प्रवाह में आके खरीद लेते हैं, और फिर जब कोई कारण से उसमें गिरावट आती है तो हम फिर नहीं खरीदते। तो हमें ये मानना चाहिए कि गिरावट गिरावट में मूल्य और अच्छा हो जाता है। तो गिरावट में खरीदने की एक शैली रख के आप शेयरों में निवेश कर सकते हैं, डीएलएफ में भी कर सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरी कोई खरीदने की राय नहीं है, एक जी। साधारण जो होता है वो बातें मैं कह रहा हूँ। तो इस दृष्टिकोण से आप इनमें निवेश कर सकते हैं। देखिए, बाहर मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने पूरी अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप बदल दिया है, और इस कारण जो हम देख पा रहे हैं आर्थिक गतिविधियां, वो आने वाले दिन में और अच्छी होंगी। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और इसका लाभ भी लेना चाहिए। दोनों काम हमको करना चाहिए। माधव जी। जी। धन्यवाद शशांक भाई, आपने बड़े विस्तार से इन सब बातों को समझाया। तो एक और क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर बैंक का और प्राइवेट बैंक का रह गया है, क्योंकि जो भी कुछ इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है, जो सर्कुलेशन है मनी का, वो तो बैंकों की तरफ से ही जाने वाला है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट पहले जब एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और उस तरफ चले गए थे, अब वो लौट करके फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी की तरफ आने लगे हैं, बिकॉज़ उनकी प्रैक्टिस पहले से काफ़ी परिवर्तित हो गई है और बेहतर हो गई है। तो इसमें इन शेयरों में आपका कोई एक आकलन या 1 या 2, और हम ये फिर जैसे अभी शशांक जी ने भी बताया कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम जो कुछ शेयर हैं, शेयर मार्केट में मूवमेंट है, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और तो कोई भी दर्शक हैं, उनको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो निश्चय ही अपने वित्तीय सलाहकार से बातचीत करके उसके बाद ही करें। जी शशांक भाई। पहले मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा। जी। हो सकता है कि आज से कुछ वर्षों बाद हुँ, भारत में जो आर्थिक प्रबंधन हुआ, हुँ। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन हुआ, वो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा, और इस पे अध्ययन होगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ। क्यों?
हमने कोविड में क्या किया? हमने कोविड में उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन दिया, कर की दर कम कर दी, जितने भी तरह के प्रोत्साहन हमारे पास संभव थे किए। ये पहले कभी नहीं सोचा जाता था। फिर हमने क्या किया? हमने बहुत लंबी फिजिकल डेफिसिट के बजट बनाए, 6%, 7%। ये कोई सोच नहीं सकता था। ये माना जाता था कि 2, 2.5, 3% का अगर फिजिकल डेफिसिट का बजट बनेगा तो वो बड़ा घातक माना जाता था। मोदी ने एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। हमने 6-7% डेफिसिट के बजट बना दिया। उससे क्या हुई? हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। हम एक जो ध्वंस के तरफ जा रहे थे, विध्वंस के तरफ जा रहे थे, उससे बच गए। और बोलने वाले कुछ भी बोले, वामपंथी या अधकचरे आर्थिक विशेषज्ञ, अगर देश में उद्योग अच्छा चलेगा, कंपनियां अच्छी चलेंगी, तभी आर्थिक समृद्धि आएगी और लोगों का जीवन यापन सरल होगा। मोदी ने इसको अच्छे से समझा। अब उसके बाद आप आइए ब्याज दरों पे। भारत मैं कह सकता हूँ पहला प्रमुख राष्ट्र था जिसने ब्याज दरों को स्थिर कर दिया। अमेरिका में बढ़ते जा रही थी, पूरे यूरोप बढ़ा रहे थे, यहाँ पे स्थिर कर दिया। स्थिर कर दिया तो देखिए उद्योगों को एक सहारा मिला। हमारे बैंक वहां के बैंकों की तरह दिवालिया होने की तरफ नहीं बढ़े। और देखिए लाभ तो ऐतिहासिक आया। पीएसयू बैंक्स का लाभ जो आया है वो तो ऐतिहासिक होता थे, तो सब जानते। तो मोदी सरकार ने जो अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये एक नई अर्थव्यवस्था प्रबंधन का सिद्धांत है, मैं कह रहा हूं आपको आज। अभी जैसे फिर कहा है कि अभी 2000 के नोट पे ये लोग सीआरआर, आईसीआरआर कुछ था, उसको इन्होंने हटाने का निर्णय ले लिया। यानी ये कह रहे हैं कि हम धन का वितरण करेंगे, हम पर्याप्त धन उपलब्ध कराएंगे और हमारा पूरा ध्यान विकास पे होगा। हम अर्थव्यवस्था को कृत्रिम रूप से नीचे नहीं लाएंगे। मुद्रास्फीति हम छोड़ देंगे बाजार की शक्तियों पे, वो तय करेगी क्या होगा। हम अमेरिका की तरह ब्याज की दरें 6% के आसपास नहीं ले जाएंगे। इतना गुना हमारे यहाँ है उतनी, लेकिन अगर आप अमेरिका से तुलना करें जहाँ 0.5% ब्याज की दरें थी और आज 6.5, सॉरी 5.5-6 के बीच आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने गुना बढ़ाई। पर हमने वैसा नहीं किया। तो हमने एक सीधा संदेश अब विश्व को दिया है कि आपकी ये जो पुरानी अवधारणाएं है ना अर्थव्यवस्था को चलाने के, नियंत्रित करने की, इनका कोई अब महत्व नहीं रह गया। तो भारत ने एक अद्भुत नई अवधारणा विकसित किया। मैं ये आपसे शैक्षणिक बात कर रहा हूँ, विषय अंतर थोड़ा हो गया है। और इस जी। पे पूरा विश्व एक दिन बोलेगा कि हाँ, भारत ने जो किया है अद्भुत और एक नई अवधारणा है। और ये सर्वश्रेष्ठ अवधारणा है कि आप विकास को सर्वोच्च महत्व दीजिए और उसी पे कार्य कीजिए। अब आप पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में पूरा जो बैलेंस शीट का परिवर्तन आया है तो सब बोलते हैं, लेकिन अगर हम पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के बैंक का की जो तुलना करेंगे, उस तुलना में अभी भी बड़ा अंतर है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक में बड़ा अंतर है, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक में बड़ा अंतर है। तो भारतीय पीएसयू बैंक इसलिए पीटे हुए थे कि लोन कैसे दिया जाता था, ऋण कैसे दिया जाता था, सब जानते हैं। और वो एनपीए हो जाता था, फिर उसमें विंडो ड्रेसिंग होती थी, और बैंक डूबने के कगार पे थे अगर ये सरकारी सहायता से नहीं चलते। तो जैसे अमेरिका में बैंक डूबे थे, भारत में तो कब के डूब गए। एक आपने लेकिन बहुत रोचक वो किया है विंडो ड्रेसिंग, जो कि वास्तविक परिस्थिति रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में तो शशांक भाई ये कहा जा सकता है कि मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो विंडो ड्रेसिंग से बढ़ के नाउ ड्रेसिंग ऑन ऑन द केक हो गया है, शायद इसको वैसे समझे शायद। तो इस बात को इसमें आगे देखिए, आगे इसके जो बहुत सारे आयाम है शशांक भाई, अपन दूसरे भाग में उसको ले जाते हाँ हैं हाँ, कि जो बैंक में खास बात है, और जो बैंक के हमारे जो बैंकिंग के दादा लोग माने जाते जाते रहे हैं, या कि उन्हें उस तरह से प्रचारित प्रसारित किया गया है,
और उनकी तो सारी की सारी धारणाएं अवधारणाएं सभी ध्वस्त होकर के भी हम दूसरी तरफ से चले जा रहे हैं। तो इस रोचक चर्चा को यहीं विराम देके हम दूसरे भाग में उन सब बातों की चर्चा करते हैं और उन सूरमाओं की भी बात करते हैं जिन्होंने हमेशा लगातार कुछ सालों से ये लगातार ये झंडा उठा के चलते रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग पे चीख के चिल्लाते रहे कि ये तो देश बर्बाद हो जाएगा, बिक जाएगा वगैरह वगैरह। जी जी। ये सूरमा नहीं थे, ये सूरमा भोपाली थे। हाँ भोपालिया, ठीक बात है। आपको ऐसा कभी चरित्र याद है ना, हाँ शोले चलचित्र का? वो हाँ सूरमा भोपाली है सब। और मैं जी आपको एक पंक्ति में बता देता हूँ। आ, वामपंथी, उनके आचार पे कह रहा हूँ, उनके विचार पे कह रहा हूँ, उनके व्यवहार पे कह रहा हूँ, कभी भी हम्म। भारत के हित की कोई बात की प्रशंसा नहीं कर सकते। ये आप लिख लो। जी जी, इसीलिए वो एक समाप्ति के एक एक पॉलिटिकली तो समाप्ति के उसमें चले गए हैं, लेकिन अभी भी नैरेटिव सेट करने का जो उनकी जो महारत हासिल है और जो जगह जगह घुसे बैठे हैं उसको उसमें शायद कुछ समय लगने वाला है। तो धन्यवाद शशांक भाई, इसी बातचीत को एक नए दृष्टिकोण से फिर आगे बढ़ाते हैं और दोबारा इस बात को करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप पधारे और आपने शेयर मार्केट की पिछली जो है वो गतिविधियाँ और आगे की संभावनाओं पे आपने प्रकाश डाला अपने विस्तृत अनुभव के आधार पे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपसे हम फिर जुड़ेंगे और शेयर मार्केट और वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई और कुछ बातों को सोचने समझने के लिए। तो धन्यवाद शशांक भाई। धन्यवाद। तो हमने बातचीत की जाने माने वित्त विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से कि भारत में शेयर मार्केट की क्या परिस्थिति चल रही है, आगे क्या संभावनाएं रहने वाली हैं, कौन-कौन से क्षेत्र हैं और उसमें किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। इस चर्चा को फिर एक नए दृष्टिकोण से आगे फिर हम देखेंगे। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।